हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पर। मैं हूं वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में हमने लगभग प्राचीन भारतीय इतिहास को पूर्णतः समाप्त कर चुके हैं और अब हम यहाँ इस वीडियो में छोटे छोटे पूरा बेसिक रिवीजन एक प्रकार से करने वाले हैं। किसका? प्राचीन भारतीय इतिहास का। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में? पूरा शुरुआत से लेके मतलब बिल्कुल मानव के इतिहास से लेके हम क्या करने वाले हैं, जो प्राचीन भारत हमारा खत्म हो रहा है इतिहास, वहां तक तिथि क्रम के अनुसार। ठीक है, कौन सी तिथि में क्या हुआ है उसके हिसाब से इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। मतलब क्या प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रमुख प्रमुख घटनाओं को काल क्रम के अनुसार हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बहुत जल्दी ही। देखो भैया, क्या है, आपको पता है कि बिल्कुल मानव सभ्यता का इतिहास शुरू होता है किससे? जब मानव आदि मानव से मानव विकसित हो जाता है ना। और शुरुआती तौर पे पाषाण काल आता है। पाषाण काल के बाद फिर क्या आता है? पाषाण काल खत्म होने के बाद धातु युग आ जाता है ना। तो यहीं से शुरू है। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे बिल्कुल शुरुआती तौर पे 25 लाख साल पहले की। किसकी बात करेंगे? 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। वहां से लेके 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व तक क्या चला है भैया? लगभग 15 लाख साल जो चला है वो भारत में निम्न पूरा पाषाण काल चला है। और इसी समय मानव के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमको मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं भाई? मानव के प्राचीनतम साक्ष्यों के अस्तित्व की जानकारी भी हमें इसी समय मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद ये आ जाएगा, यानी 10 लाख है ना, 10,000 नहीं, 10 लाख ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक क्या है भैया? फिर मध्य पूरा पाषाण काल रहता है। ठीक है भाई, क्या हमें पता है कि पाषाण काल को हमने क्या किया है? पाषाण काल जो था उसको हमने 3 भागों में बांटा था। एक तो पुरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण और एक बांटा था नव पाषाण। ठीक है, फिर ये जो पुरा पाषाण है इसको भी हमने आगे जाके 3 भागों में बांटा था, है ना, कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल, है ना। फिर आएगा मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल, है ना। तो ऐसे ही है। तो भैया ये निम्न पुरा पाषाण काल 15 लाख सालों तक चल रहा है और 10 लाख साल, लगभग 10 लाख साल तक क्या चल रहा है? मध्य पुरा पाषाण काल चल रहा है। उसके बाद 40,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक क्या चलेगा? उच्च पुरा पाषाण काल। क्या चलेगा? उच्च पुरा पाषाण काल। इसी काल में आधुनिक मानव, जिसको हम होमोसेपियन कहते हैं ना, उसका भी उदय हुआ भैया। ये आदि मानव से मानव बन गए हम। कब बन गए? 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व में। 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, 9,000 से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक की अगर बात करें तो मध्य पाषाण काल चल रहा है। और मध्य पाषाण काल में पशुओं के पालने का, शिकार करने का भी हमें प्रारंभ जो है होमोसेपियन ने या फिर ज्ञानी मानव ने कर दिया था। ठीक है भाई। इसके बाद 7,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व में कुछ जगहों पे साक्ष्य जो मिलते हैं वो नव पाषाण काल चल रहा था। नव पाषाण काल का उदय हो गया था और यहाँ पे पहली बार मानव ने क्या है? कृषि करना चालू कर दिया था। ठीक भैया। इसके बाद 2500 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईसा पूर्व की बात करें तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो बिल्कुल दुनिया की भारत की तो पहली सभ्यता है ही, साथ ही साथ पुरानी सभ्यता, दुनिया की सबसे ज्यादा विकसित नगरीय सभ्यताओं में इसकी गिनती हो जाती है। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि कांसे के साक्ष्य ज्यादा मिले हुए। इन सारी चीजों पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा चेक कर लीजिए। एक एक चीज पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है भाई। 2100 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व राजस्थान में बनास घाटी है। बनास घाटी में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के उदय की जानकारी हमें मिली हुई है। फिर भैया 2000 से लेके 1500 ईसा पूर्व, कितना? 2000 से 1500 ईसा पूर्व यहाँ पे मृतभांड संस्कृति का आविर्भाव भी मिला है। ये दोआब लिखा है, दियाब नहीं है, दोआब में, है ना। दोआब समझते ना, वो जो दोआब है, गंगा यमुना का दोआब है, वो वाला इलाका। ठीक है। ये सिंधु के दोआब में भी 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व यहाँ पे हड़प्पा जब खत्म हो रही थी, तो उसके बाद की जो सभ्यताएं, उत्तरकालीन संस्कृति जो है, उसके उदय की जानकारी मिल जाती है। 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व यहाँ नवादा टोली कहाँ है? मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। सो मालवा के नवादा टोली में ताम्र पाषाण संस्कृति
के साक्ष्य मिल रहे हैं, उनका उद्भव चल रहा है, आविर्भाव चल रहा है। 1500 ईसा पूर्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जैसे ये 2500 से 1800 ईसा पूर्व इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है। फिर दूसरा हम टॉपिक क्या पढ़ते हैं, आर्यों का भारत में आगमन, वैदिक काल पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, वैदिक काल। तो वैदिक काल की शुरुआत कब हो रही है, 1500 ईसा पूर्व में हो रही है, जब आर्य क्या है भारत में आ जाते हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व क्या हुआ था भाई, इसी को हमने दो भागों में बांटा था। तो आर्यों की जानकारी या वैदिक काल की जानकारी वेदों में मिलती है, और वेद जो पहला वेद है कौन सा, ऋग्वेद। तो यही ऋग्वेद जो है इसकी रचना की जा रही थी, क्या है भैया, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हम बात करें 1400 ईसा पूर्व में, तो विश्व का सबसे पुराना मतलब पुराना अभिलेख मिलता है जो एशिया माइनर में, कहा है एशिया माइनर में, बोगज कोई अभिलेख के नाम से इसमें इसको जाना जाता है। और बोजक कोई जो अभिलेख है, इसमें जो देवताओं का वर्णन है, जैसे इंद्र हो गए, वरुण हो गए, नासत्य इत्यादि, तो वही सेम जो है ऋग्वेद में भी देवताओं का वर्णन है। तो हमें लगता है कि ये इनकी सिमिलरिटी है। ठीक है भाई, चलिए 1100 से 900 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो भैया महाभारत काल, क्योंकि हस्तिनापुर समझ रहे कहां पे, दिल्ली के पास में, तो हस्तिनापुर से कुछ तथ्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको महाभारत काल की संज्ञा दी जाती है। 1050 ईसा पूर्व यहाँ पे चित्रित धूसर व्रत भांड, ये बर्तन है चित्रित वाले बर्तन है ना, सो इनकी जानकारी जो है इस संस्कृति के प्रारंभिक समय में मिल जाती है। ये वही एक प्रकार से हम बात करें तो लोह युगीन संस्कृति का समय काल माना जाता है। इसी समय पे 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे उत्तर वैदिक काल माना जाता है। वो तो वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक काल, क्योंकि ऋग्वेद की जानकारी मिलती है वहां उस समय में, ऋग्वेद के आधार पर पूरी जानकारी मिलती है। बाकी के जो वेद हैं है ना, सो चाहे वो यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, और ब्राह्मण ग्रंथ हो, अरण्य ग्रंथ हो, उपनिषद ग्रंथ हो, ये सारी चीजें कब लिखी गई, उत्तर वैदिक काल में लिखी गई है ना। सो इसी तिथि के दौरान क्या हुआ है, उत्तरी गंगा के मैदान में क्या हुआ, आर्यों का विस्तार होना चालू हो गया। और इसके अलावा 1000 से 600 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है, ऋग्वेद के अतिरिक्त जो हमने बात कर ली थी ब्राह्मण ग्रंथों की भी और बाकी वेदों की रचना हो रही है। 1000 ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग की जानकारी मिलती है सबसे पहले, कहां, गंधार में। गंधार कहां है, तक्षशिला है ना, तक्षशिला का नाम, जो पाकिस्तान पेशावर के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है, सो सबसे पहले लोहे के साक्ष्य इसी समय मिल जाते हैं। 950 ईसा पूर्व में यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ है, ऐसा कहा जाता है। महाभारत युद्ध की अनुमानित तारीख 817 ईसा पूर्व में जैन धर्म अभी हम पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं वैसे तो है ना, लेकिन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हुए, तो 23वें नंबर के तीर्थंकर जो है भगवान पार्श्वनाथ जिनको कहा जाता है, उनका जन्म हुआ है, उनके समय काल को माना जाता है 800 ईसा पूर्व। क्या भैया 800 ईसा पूर्व में महाभारत की प्रारंभिक रचना का समय बताया जाता है। साथ ही साथ बंगाल में विस्तार होगा, अभी गंगा था, गंगा मतलब बिहार वाला क्षेत्र, अब बंगाल तक क्या है आर्यों का विस्तार हो चुका था। 600 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय हो जाता है। 16 महाजनपद हो जाते हैं उत्तर भारत में। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन को और यास्क ने निरुक्त का यहाँ पे निरूपण किया हुआ है। साथ ही साथ आहत सिक्कों का प्रचलन भी यहाँ देखने को मिलता है, और इससे समझ में आता है कि नगरीयकरण की प्रक्रिया जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। 600 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व यहाँ पर उपनिषदों का संकलन माना जाता है। साथ ही साथ 600 से 200 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे आपने सुना है वेदों के वेदांग है, 6 वेदांग है, तो 6 वेदांगों में सूत्र, कल्प, निरुक्त इत्यादि उनकी रचना यहाँ पे हुई है। 563, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 563 ईसा पूर्व। क्यों भैया, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल में कपिल वस्तु पड़ता है, और कपिल वस्तु के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हो जाता है, और यही बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाएंगे गौतम बुद्ध। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक, क्योंकि मगध साम्राज्य का उदय हो चुका था, और मगध का जो पहला राजवंश है जो हम पढ़ते हैं, वैसे तो बृहदत्त वंश सबसे पुराना माना जाता प्राचीन कालीन, लेकिन जनरली जो हमें साक्ष्य पूरे मिल जाते हैं तो हर्यक वंश स्टैब्लिश होता है, और हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार, उनने यहाँ पे शासन किया 544। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का मगध में शासन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद 540 ईसा पूर्व, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे 563 में किसका, गौतम बुद्ध का या महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वैसे ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हो जाता है। ठीक है, सो इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। 24वें नंबर के तीर्थंकर होते हैं ये। 516 ईसा पूर्व की बात करें, 516 ईसा पूर्व में फारस, क्या है फारस मतलब क्या होता है, ईरान। ठीक है, सो ईरान के
एकैमेनिड सम्राट जिनका नाम है डेरियस, दारा प्रथम भी इनको कहा जाता है, इन्होंने भारत के पश्चिम उत्तर भाग पर पहली बार आक्रमण किया। यानी भारत में विदेशी आक्रमण जो है वो कब हुआ? 516 ईसा पूर्व में। किसने करा? दारा प्रथम ने कर दिया था। 500 ईसा पूर्व की बात करें तो भैया 500 ईसा पूर्व में वाल्मीकि ने क्या किया हुआ है? रामायण की रचना की हुई है। महर्षि वाल्मीकि का नाम तो आपने सुना ही हुआ है। तो इन्होंने रामायण की रचना प्रारंभ करी है। सांख्य दर्शन के प्रणेता जो हैं कपिल मुनि, क्या नाम है? कपिल मुनि। उस समय दक्षिण भारत और श्रीलंका में आर्यों का प्रचार भी हो गया था। तो तीन चीजें हो रही हैं, एक तो रामायण की रचना प्रारंभ हो गई है, यहाँ पे कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के प्रणेता है उनका समय काल भी है, साथ ही इसी समय जो आर्य हैं दक्षिण भारत में चले गए। ठीक है भैया, चलिए 500 से 400 ईसा पूर्व, 500 से 400 ईसा पूर्व में पुराणों की रचना स्टार्ट हो जाती है। क्या है भैया? पुराणों की रचना स्टार्ट हो जाती है। इसी के अलावा 492 से 460, भैया वो हमने देख लिया था, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। वो 492 तक रहते हैं। तो 492 से 460 तक उनके पुत्र अजात शत्रु का शासनकाल चलता है मगध में, है ना भैया? पढ़ा था ना हमने मगध पूरा। चलिए देख लेना, नहीं हो तो कहां देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक चीज डली हुई है। जो ना समझ में कमेंट करके बता देना, और जो और पढ़ना हो कि ऐसा लगे कि और विस्तार से पढ़ना है तो बता देना। ठीक है, वैसे तो पर्याप्त विस्तार से पढ़ा रहा हूँ बड़ा। चलिए 468 ईसा पूर्व, यहाँ पे जैन धर्म के जो प्रमुख प्रवर्तक रहे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनका पावापुर में, जिसको पावा भी कहा जाता है, वहां निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा 460 से 444, अब भैया 460 तक इधर किसने? अजातशत्रु ने शासन किया था। तो 460 से 444 उनके बेटे उदयन का शासनकाल रहा है मगध में। ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं मगध में, हर्यक वंश पूरा पढ़ा हुआ है। 450 ईसा पूर्व, क्या भैया? 450 ईसा पूर्व मगध के सम्राट जो उदयन है, इन्होंने पाटलिपुत्र, जिसको आधुनिक तौर पे पटना कहा जाता है, पटना, और पटना में घट गई घटना, सो पटना पाटलिपुत्र कहलाता था, जिसको किसने बसाया? उदयन ने। ये मगध के सम्राट हुआ करते थे। कब बनाया? 450 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर बसाया। 483 ईसा पूर्व की बात करें तो 483 में कुशीनगर, जगह का नाम है कुशीनारा भी इसको कहा जाता है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ पे हो जाता है। कहां पे? कुशीनगर में, कुशीनारा में। और राजगृही में महाकश्यप जो इनके शिष्य हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। और राजा जिनने संरक्षण दिया था वो कौन थे इस समय? अजातशत्रु। कौन थे भैया? अजातशत्रु शासक हुआ कर रहे थे मगध के। ठीक है, चलो 413 ईसा पूर्व, 413 ईसा पूर्व की बात करें तो शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश को यहाँ पे क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। शिशुनाग वंश में मतलब शिशुनाग व्यक्ति का नाम था, ये उनके कौन थे? सेनापति हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था कि नाग दशक जो आखिरी शासक हुआ करते थे, किसके? हर्यक वंश के, इनको फोड़ डाला था और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश स्टैब्लिश कर लिया था भैया। ठीक है, 400 ईसा पूर्व की बात करें तो व्याकरण के जो महान विद्वान हैं पाणिनि, क्या नाम है? पाणिनि, या पाणिनि इनको बोला जाता है। इन्होंने अष्टाध्यायी, ये पूछा जाता है भैया, इसका निरूपण किया था। अष्टाध्यायी की रचना कब हो रही है? 400 ईसा पूर्व में हो रही है। पाणिनि ने ये पुस्तक लिखी हुई है। और भैया ये कब की बात है? शिशुनाग वंश के समय में, शिशुनाग रहते थे तब की, है ना। 387 ईसा पूर्व, 387 ईसा पूर्व में क्या होगा? कालाशोक। कौन भैया? कालाशोक में इन्होंने क्या है, जैसे ये 483 देख रहे हो ना, 483 में राजगृही में क्या हुआ? पहली बौद्ध संगीति। तो भैया 383 में कालाशोक के संरक्षण में दूसरी वैशाली में क्या होता है? आयोजन होता है बौद्ध संगीति का। 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश का पतन हो जाता है, और महापद्मनंद जो क्या हुआ करते थे? सेनापति हुआ करते थे। वो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन, आपने नाम सुना होगा। सो नंद वंश की स्थापना करते थे, नंदीवर्धन को खत्म करके। 326 ईसा पूर्व, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया? भारत पर आक्रमण हुआ था, किसका? सिकंदर का आक्रमण हो गया था भारत में। तो ये हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं वहां पे। 325 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व में क्या हो गया था? भारत से प्रस्थान कर दिया था। हमने बात करी भी थी उसमें, मैंने बताया था आपको कि 18 महीने भारत में रहा है कौन? सिकंदर रहा है, फिर चला जाता है। 322 ईसा पूर्व में क्या हो जाता है? नंदवंश समाप्त हो जाता है। धनानंद जो आखिरी शासक होते हैं उनको चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से खत्म कर देते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर जो गए थे, सिकंदर का जो सेनापति सैल्यूकस था, तो सैल्यूकस ने साम्राज्य को
अपने अंदर ले लिया था, कौन सा, सीरिया के आसपास वाला, तो भैया वो सम्राट हो गया था वहां का। उसने अटैक किया कहां पे, भारत में, और भारत में उस समय राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोनों के बीच में युद्ध होता है 305 के आसपास, सिंधु नदी का युद्ध होता है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेल्यूकस निकेटर इसमें हार जाता है, हमने डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में भी। 305 से 297 ईसा पूर्व की बात है, मेगस्थनीज, चूंकि 305 में वो हार गया था सेल्यूकस, तो उन्होंने अपने राजदूत मेगस्थनीज को किसके दरबार में भेज दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। तो 305 से 297, 8 सालों तक ये क्या है, मेगस्थनीज यात्रा करते हैं। 300 ईसा पूर्व के आसपास कौटिल्य ने क्या किया, अर्थशास्त्र की रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है और बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिलती है। पाटलिपुत्र में जैन संगीति भी आयोजित की गई, किसके समय काल की बात है भैया, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है, ठीक है। 300 ईसा पूर्व से उसी 300 ईसा पूर्व तक की बात है। इस काल में संगम साहित्य, 300 ईसा पूर्व से 300 ईसवी तक का समय है, ये संगम साहित्य संकलित किया गया भैया, ठीक है। 298 से लेके 273 ईसा पूर्व की बात करें तो मौर्य सम्राट बिंदुसार, अब ये चंद्रगुप्त के बेटे हैं भैया, है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं बिंदुसार, इन्होंने शासन किया हुआ है 278 से 298 से, क्योंकि 298 में वो जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य मान के दक्षिण भारत चले जाते हैं और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ये समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, और 298 में जब ये जाते हैं तभी अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, तो बिंदुसार अगला शासक बन जाता है, ठीक है भाई। 298 से 274 ईस्वी में उसी समय सीरिया के सम्राट हुआ करते थे एंटियोकस प्रथम जो थे, इनके संबंध अच्छे थे, किससे संबंध अच्छे थे, बिंदुसार से। तो उन्होंने अपने राजदूत डाइमेकस को किसके दरबार में भेजा, बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है भाई। तो डाइमेकस आ गया था किसके समय में, बिंदुसार के समय में, सीरिया के शासक ही थे। 284 से 262 ईस्वी की अगर बात करें तो बिंदुसार के दरबार में मिस्र, वो सीरिया था, सीरिया के पास मिस्र पड़ता है, तो मिस्र के शासक ने एक राजदूत अपना डायोनीसियस को भेजा था, तो डायोनीसियस इनके दरबार में आया था, किसके, बिंदुसार के दरबार में। 273 से 232 ईसा पूर्व, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समय काल है अपने आप में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आएंगे अशोक महान भैया, है ना। सो बिंदुसार के बेटे कौन है, अशोक हैं, और इनका शासन काल है 273 से 232 ईसा पूर्व तक का, ठीक है भैया। 250 ईसा पूर्व में यही अशोक क्या करते हैं, चंड अशोक की पदवी को छोड़ के धर्म अशोक बन जाते हैं, धर्म धारण कर लेते हैं, बौद्ध धर्म को मानने लग जाते हैं, और बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति करवाते हैं पाटलिपुत्र में। कहा करवाते हैं, पटना में। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में होता है। मोगलीपुत्र तिष्य बौद्ध धर्म के उस समय के बड़े विद्वान रहे हैं, ठीक है। अशोक ने यहीं पे सांची का निर्माण भी करवाया था, सांची का नहीं, सांची स्तूप का, सांची तो पहले भी हुआ कर रहा था, ठीक है, जो सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है अभी सांची स्तूप। 249 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा, इसमें साथ में इनकी बेटी भी हुआ करती थी संघमित्रा, ठीक है। चलिए 248 ईसा पूर्व की बात करें, एक साल बाद अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा करी। कौन सी, लुम्बिनी। लुम्बिनी क्या है, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है लुम्बिनी, तो वहां की इन्होंने क्या है, यात्रा करी। 232 ईसा पूर्व में अशोक यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, और अपने उत्तराधिकार के रूप में किसको, कुणाल ने शासन संभाल लिया था। हालांकि बहुत अच्छा शासन तो नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है। 220 से 180 ईसा पूर्व की बात है भैया, बैक्ट्रिया के शासक हुआ करते थे डेमेट्रियस द्वितीय। क्या नाम है, डेमेट्रियस द्वितीय। तो इन्होंने शासन किया हुआ है कहां पे, बैक्ट्रिया में। बैक्ट्रिया मतलब काबुल के आसपास की हम बात चल रहे हैं, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। 206 ईसा पूर्व में सीरिया के शासक एंटियोकस तृतीय हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, भारत पर आक्रमण कर दिया और सुभाग सेन को पराजित किया था। ये सिंध के आसपास के शासक हुआ कर रहे थे। 200 ईसा पूर्व में क्या हुआ, अमरावती कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो स्तूप का, जो बौद्ध स्तूप है, उसका निर्माण यहाँ पे करवाया गया था। 200 ईसा पूर्व से 200 ही ईसा पूर्व तक की बात करें, मनुस्मृति की यहाँ पे रचना की गई है ना, ये उसका कालक्रम है। और मनुस्मृति बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। मनु ने इसकी रचना की ऐसा बोला जाता है। 185 ईसा पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पे मौर्य वंश को खत्म कर दिया जाता है, किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त होता है, जिसको खत्म कर देते हैं कौन, पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश की स्थापना
यहाँ पे कर देते हैं मगध में। भैया 180 से 165 ईस्वी ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी नहीं है ना, पश्चिम उत्तर भारत में इंडो यूनानी, इंडियन और यूनानी इनके मिक्स वाले हैं, तो इंडो यूनानी शासक डेमेट्रियस द्वितीय का शासन चल रहा है, ठीक है। और यही तो आक्रमण करेंगे, क्यों भैया, इन्हीं के आक्रमण के कारण तो पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था, किसको, बृहदत्त को मार दिया था। 165 से 145 ईसा पूर्व में बात करें तो इंडो यूनानी शासक मिलांडर, डेमेट्रियस के बाद यहाँ पे मिलांडर शासक हो जाता है, सो उसका अधिपत्य हो जाता है पश्चिम उत्तर भारत में, ठीक है। 150 ईसा पूर्व की बात करें तो पतंजलि, पतंजलि का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, ये योग शास्त्री हुआ करते थे, योग शास्त्र की इन्होंने रचना की हुई है। सो इनका महाभाष्य जो व्याकरण ग्रंथ है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे, उनके मित्र भी हुआ करते थे, अश्वमेध यज्ञ भी करवाया, सो महाभाष्य का इन्होंने क्या किया हुआ है, रचना की हुई है। 145 से 101 ईसा पूर्व की बात करें तो चोल नरेश, क्या नाम है भैया, चोल नरेश, ये इनिशियल चोल नरेश हैं, इनके द्वारा श्रीलंका पर आधिपत्य कर लिया, श्रीलंका को जीत लिया था चोल नरेश ने, ठीक है भैया। 138 से 88 ईसा पूर्व, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पूर्वी ईरान में पार्थियन और शक इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, तो ये फिर खिसक के पार्थियन हार गए थे, शक फिर इंडिया में शासन करना चालू कर देंगे, ठीक है। 100 ईसा पूर्व की बात करें तो यूनानी यात्री एलन, जिनका नाम था, इन्होंने पश्चिम उत्तरी भारत की यात्रा करी थी। और इसके अलावा 190 से 70 ईसा पूर्व की बात करें तो गंधार, गंधार मतलब तक्षशिला मतलब पेशावर पाकिस्तान वाला, तो गंधार प्रदेश में पार्थियन शासक माउज का शासन चल रहा, ठीक है, शक को खिसका दिया था उन्होंने, ठीक है। 75 ईसा पूर्व, 75 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि भैया इन्होंने वसुदेव, जो इनके वासुदेव भी इनको कहा जाता, वासुदेव द्वारा मगध में शुंग वंश के अंतिम शासक जो हुआ कर रहे थे, कौन कौन हो रहे थे, शुंग वंश के अंतिम शासक, तो देवभूति हुआ करते थे अंतिम शासक, ठीक है, उनको खत्म कर दे और कण्व वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है, कौन, वसुदेव। 58 ईसा पूर्व, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया कि यहाँ पे विक्रम संवत स्टार्ट होता है, तो उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने क्या किया, शकों को पराजित कर दिया और विक्रम संवत चलाया था, ठीक है। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हो जाता है, ठीक है, 58 में हराते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो चलना चालू कब हो जाता है, 57 ईसा पूर्व में। 50 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो कलिंग के राजा जो है खारवेल, खारवेल हमने पढ़ा भी था, चेदी वंश के हुआ करते थे, है ना, कलिंग का चेदी वंश हमने पढ़ा था, इनका समय काल है क्या, 50 ईसा पूर्व का। तो इन्होंने हांती गुम्फा अभिलेख बनवाया है, लिखवाया है, और उसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है, बहुत सारी, ठीक है। 50 से 45 ईसा पूर्व की हम बात करें तो भैया दक्षिण भारत से रोम का, किसका, रोम मतलब इटली का व्यापार प्रारंभ हो जाता है, रोमन साम्राज्य चल रहा था तब तक, ठीक है। 44 से 29 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो मगध में कण्व वंश का यहाँ पे पतन होना चालू हो जाता है। और फिर भैया 20 से 52 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो भारत पर पार्थियन शासक गोंडोफर्नीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं पार्थियन वंश के, पहलव जिनको कह रहे हैं हम, ठीक है, सो उनका शासनकाल रहा है। 50 से लेके 64 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो कार्डफिसेस, क्या नाम है भैया, कार्डफिसेस फर्स्ट जो है पहले कुषाण वंश के संस्थापक हैं, इन्होंने कुषाण वंश की सत्ता को स्थापित कर दिया, कहां पे, हरियाणा, हरियाणा में भैया आपने नाम तो सुना ही होगा, क्या क्या नाम सुना है, सुना है कि नहीं सुना है, ठीक है, तो हरियाणा में ये क्या करेंगे, शासन स्टैब्लिश कर देते हैं। उसके बाद फिर इनके सबसे शक्तिशाली शासक कौन होंगे, कनिष्क होंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी, चलिए। 50 से 75 ईसा पूर्व की बात करें तो गौतम बुद्ध नहीं है, ये गौतम ऋषि हैं, इन्होंने न्याय दर्शन का प्रवर्तन किया। तो 64 से 78 ईसा पूर्व, 64 से 78 ईसा पूर्व कदफिसेस द्वितीय या बिम कार्डफिसेस इनको कहा जाता है, इनका शासन रहा है उत्तर भारत में, जो कुषाण वंश के दूसरे शासक थे। अब इनके बाद आ जाएंगे एक्चुअल शासक जो बहुत शक्तिशाली रहे 78 ईसा पूर्व, ठीक है, ये कृपाण लिखा है, ये कुषाण है, एक्चुअली कुषाण है ना, सो कुषाण शासक जो है कनिष्क, इनका राज्यारोहण होता है और कनिष्क के द्वारा ही 78 ईसा पूर्व में शक संवत का प्रचलन किया जाता है। 100 से 200 ईस्वी, अब ईसा पूर्व के बाद ईस्वी की हम बात करने लग गए हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा स्टार्ट हो गई थी, जिसके दार्शनिक नागार्जुन, इनका कालक्रम रहा है। संस्कृत के एक प्रख्यात नाटककार अश्वघोष, अश्वमेघ इनको बोला जाता है, इनका भी कालक्रम रहा है, ठीक है। 101 ईस्वी की बात करें तो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के द्वारा
किया जाता है। ठीक है। 130 ईस्वी की बात करें तो रुद्रदामन शक शासक हुआ करता था और शकों की उज्जैन शाखा का ये सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। इन्होंने पश्चिम उत्तर भारत पर शासन संभाल लिया। फिर बाद में भैया ये अच्छे शासक हुए हैं। गुजरात के आसपास का इनका शासन रहा है। जूनागढ़ का अभिलेख भी इन्होंने लिखवाया है और जूनागढ़ में जो झील थी उस झील को भी, सुदर्शन झील को, इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। 150 ईस्वी की बात करें तो शासक जो है रुद्रदामन, इन्होंने सातवाहनों को पराजित कर दिया और कोंकण मतलब गोवा वाला क्षेत्र और मालवा मतलब मध्य प्रदेश वाला पश्चिमी क्षेत्र, इस पर विजय प्राप्त कर ली। 165 से 194 ईस्वी की अगर बात करें तो सातवाहनों के शासक पद्मश्री पुत्र, है ना, सातकर्णी इनका शासन रहा है और सातकर्णी बहुत शक्तिशाली शासक रहे हैं भैया। 175 ईस्वी की बात करें तो 175 में यज्ञश्री सातकर्णी की बात करें, इन्होंने शक शासकों को हराया और कोंकण को और मालवा को उनसे छीन लिया। तो भैया ये भी बहुत शक्तिशाली शासक रहे यज्ञश्री सातकर्णी, है ना। 190 ईस्वी की बात करें तो चोल वंश भैया दक्षिण भारत में चल ही रहा था। उनके महान सम्राट कराईकल हैं और कराईकल का इनका यहाँ पे राज्यारोहण हो जाता है। 225 ईसा पूर्व की बात करें तो सातवाहन साम्राज्य यहाँ पे समाप्त हो जाता है और सातवाहनों की जगह कौन ले लेता है भाई, कौन ले लेता है तो अभी आएगा, समझ में आएगा। 245 ईस्वी में महाराष्ट्र में अभीर वंश आ गया, अभीर वंश, है ना। इसके अलावा 248 ईस्वी में कलचुरी शासक आ गए। कहां पे? इन्होंने जयकूट संवत चलवाया, जयकूटक। 250 ईस्वी की बात करें तो बरार में बिंद शक्ति ने वकाटक वंश की स्थापना कर ली। तो भैया ये सातवाहनों के जो सामंत हुआ कर रहे थे उन्होंने आबीर वंश बना लिया, बकाटक वंश बना लिया, कलचुरी वंश बना लिया, ऐसे अलग अलग चुटपुट वंश बन गए थे और फिर बाद में गुप्त साम्राज्य का उदय होगा। ठीक है। सो 300 ईस्वी के आसपास पुराणों का अंतिम रूप से संकलन हो गया, गुप्त काल में कहलाता है ये। एवं लंका के इतिवृत्त दीप वंश की रचना का ये कालक्रम है। यहाँ पे दीप वंश की रचना हुई है 319-320। यहां पे गुप्त साम्राज्य के जो एक्चुअल शासक हैं चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने स्वतंत्र गुप्त राज्य की स्थापना करी और चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का आरंभ किया 319 में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। इसके बाद 335 से 86 ईस्वी ये भैया गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, गुप्त शासक है। उनके बेटे हैं समुद्रगुप्त, है ना, ये बहुत शक्तिशाली शासक रहे हैं अपने आप में। तो इनका शासनकाल रहा है 386 ईस्वी। 360 ईस्वी की अगर बात करें तो समुद्रगुप्त के दरबार में जो है श्रीलंका के एक राजदूत आए हुए थे, उनके आगमन का काल है। 375 से 445 ईस्वी की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, अब समुद्रगुप्त के पुत्र रहते हैं, वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को खत्म कर देते हैं। ठीक है, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते। तो इनके समकालीन कवि और नाटककार, आपने नाम सुना होगा बहुत अच्छे से, कालिदास का, इनका समयकाल ये माना जाता है। 380 से 412 ये शासनकाल एक्चुअली चंद्रगुप्त द्वितीय का रहा है, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। 388 ईस्वी में शकों पर विजय प्राप्त करी थी। किसने? 80 में शासक बने, 88 में शकों पर विजय प्राप्त करी थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चांदी के सिक्कों का प्रचलन भी इन्होंने सबसे पहले करवाया था भारत में। अभी तक सोने के सिक्के चल रहे थे। 399 से 414 ईस्वी की अगर हम बात करें तो चीनी यात्री फाहियान जो हैं वो भी इनके ही दरबार में आए थे। इनके मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, इन्होंने भारत की यात्रा करी थी। 400 ईस्वी में रामायण जो वाल्मीकि कृत है और महाभारत अंतिम रूप से इसका संकलन हो चुका था। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश के शासक हैं, इनके दरबार में 9 रत्न पाए गए हैं, जिसमें कालिदास की तो हमने बात कर ही ली है। कालिदास के अलावा अमर सिंह भी हुआ करते थे। इन्होंने शब्दकोश या अमरकोश की रचना करी हुई है। ये हिंदी व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है। दक्षिण भारत में भी जो शासकीय भाषा है संस्कृत को मान्यता दी गई। उसके बाद फिर बाकी के साहित्य जो है तमिल और बाकी की लैंग्वेज में बने हुए थे। 448 ईस्वी की बात करें तो इलाहाबाद में, कहा? इलाहाबाद में गुप्त अभिलेखों की तिथि कौन कौन से गुप्त रहे, दशमलव पद्धति का प्रचलन, ये सारी चीजों का उल्लेख मिल जाता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। 335 से 386 ईस्वी में समुद्रगुप्त का शासनकाल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये हमने रिवाइज कर दिया, डबल हो गई, इसको हटा दो।
ये है 445 से 467 ईस्वी। 445 से 467 ईस्वी की बात करें तो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त, ये भैया मैं बता दूं आपको आखिरी शक्तिशाली शासक हैं गुप्त साम्राज्य के, जिन्होंने हूणों को बराबर से विरोध किया उनके आक्रमण का। 476 ईस्वी की बात करें तो गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट का आपने नाम सुना होगा, और पहला हमारा जो प्रक्षेपण हुआ था वो भी आर्यभट्ट प्रथम कहलाता था, 1975 में इसको हमने किया था। ठीक है, सो आर्यभट्ट का जन्म पटना में हुआ था। कहां हुआ था? पटना में हो गया था 476 ईस्वी में। और आर्यभट्ट ने क्या किया हुआ है? शून्य की खोज करी हुई है ना। चलो 510 ईस्वी की बात करें तो एरण अभिलेख, एरण मतलब कहां है? ये एरण सागर के पास, सागर मध्य प्रदेश बढ़ता है। तो एरण अभिलेख की तिथि है, इसमें सती प्रथा के पहले साक्ष्य जो है, सबसे पहले साक्ष्य सती प्रथा के बारे में उसकी जानकारी मिल जाती है। 528 से 543 ईस्वी के आसपास का जो समय है, यशोधर्मा इनका शासन रहता है मध्य भारत में। और 543 ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम, क्या नाम है भैया? पुलकेशिन प्रथम। इन्होंने बादामी के चालुक्य, क्योंकि भैया आप नीचे चालुक्य, गुप्त के बाद चालुक्य लोग आ गए थे, तो चालुक्य वंश की स्थापना कर दी थी। उसके अलावा 550 ईस्वी में गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त, इनकी मृत्यु और गुप्त वंश समाप्त हो गया। ये सामंत ही हुआ करते थे। ठीक है, चलो 554 से 566 के आसपास चालुक्य साम्राज्य, देखो ये चालुक्य है ना, तो ये चालुक्य सम्राट जो है कीर्तिवर्मन, इनका शासन हुआ है। और 598 ईस्वी में क्या हो जाता है? ब्रह्मगुप्त का जन्म। ये भी बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं ब्रह्मगुप्त। ठीक है, सो इनका जन्म होता है 650 ईस्वी। 650 ईस्वी में तमिल भाषा के प्रख्यात महाकाव्य शिल्पादिगरम, क्या है? शिल्पादिगरम और मणिमेखले, इनकी रचना हुई है। ये दोनों ही तमिल साहित्य को सुशोभित करते हैं। बहुत ज्यादा जानकारी दक्षिण भारत की हमें संगम साहित्यों के अलावा इन ग्रंथों में मिल जाती है। ठीक है भैया, 620 ईस्वी की बात करें तो चालुक्य सम्राट जो है पुलकेशिन द्वितीय, इसी समय हर्षवर्धन आ जाएंगे। उत्तर भारत में वर्धन डायनेस्टी चल रही थी, तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, नर्मदा नदी का युद्ध, और पुलकेशिन द्वितीय किसको हरा देते हैं? हर्षवर्धन को हरा देते हैं 622 में ही हिजरी संवत का प्रचलन चालन हुआ। हिजरी संवत जो है कौन सा संवत है? इस्लाम कैलेंडर कहलाता है। ठीक है, सो उसका प्रचलन 622 ईस्वी में माना जाता है। 629 से 644 ईस्वी की बात करें तो यहीं पे हुइनसांग जो है पहले आए थे कहा? हर्षवर्धन के शासनकाल में, मतलब इनके साम्राज्य में। फिर जब ये हार गए थे पुलकेशिन द्वितीय, तो इनके यहाँ चले गए थे, पुलकेशिन द्वितीय के शासन में, मतलब चालुक्य साम्राज्य में चले गए थे। फिर बाद में हर्षवर्धन क्या है, बौद्ध संगीतिया कराता था, और 5 साल में तो सम्मेलन करवाता था, उसका भी इन्होंने क्या किया हुआ है? अध्यक्षता की हुई है, वहां पे अटेंड किया हुआ है। ठीक है, भारत की यात्रा करिए, 15 सालों तक लगभग ये भारत में रहते हैं। 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय, यही पुलकेशिन द्वितीय है, इन्होंने ऐहोल अभिलेख की बनवाया है, उसमें उसकी जानकारी मिलती है, जिसमें कालिदास और भारवी, ये भैया विद्वान हैं, इनके संदर्भ में भी उल्लेख मिल जाता है, किसमें? ऐहोल अभिलेख। 637 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 637 ईस्वी में हुइनसांग ये यात्री है ना, चीनी यात्री, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करी हुई थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था, है ना। चलो 642 ईस्वी की बात करें तो 642 में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। ये उस समय पल्लव नरेशों से लड़ रहे थे और वही मृत्यु हो जाती है। 643 ईस्वी हुइनसांग ने हर्षवर्धन से फिर भेंट करी और हर्ष ने गंजाम पर आक्रमण भी करा था। 647 में हर्ष की मृत्यु हो जाएगी और क्या ही है। ठीक है भैया, इसी के साथ उत्तर भारत में मतलब फिर से अस्थिरता आ जाती है, राजनीतिक अस्थिरता जिसको कहा जाता है, जिसका फायदा उठाया जाता है। ठीक है, और भारत में आक्रमणों की श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है। 655 से 680 के आसपास चालुक्य नरेश जो थे, विक्रमादित्य प्रथम, इनका शासनकाल रहता है। 655 ईस्वी में ही विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लवों को परास्त कर दिया था। क्या कर दिया था? पल्लवों को परास्त। क्यों? क्योंकि पल्लवों के कारण वो एक्सपायर हो गए थे। कौन? 643 में पुलकेशिन द्वितीय। तो फिर भैया विक्रमादित्य प्रथम आए, उनने पल्लवों से लड़ाई करी, उनको हराया, तो भैया बादामी को फिर से प्राप्त कर लिया था। 670 ईस्वी के आसपास जो है चीनी यात्री इत्सिंग, ये तीसरे चीनी यात्री, एक तो हो गए थे फायान, फिर हुइनसांग और ये इत्सिंग, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में यात्रा करी थी, वहां आए थे, पढ़ाई लिखाई करी, फिर चले गए थे।
695 से 722 ईस्वी पल्लव नरेश, कौन है भैया? पल्लव नरेश नरसिंह बर्मन द्वितीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है पल्लवों के, तो इनका शासनकाल रहा है। 705 से 777 ईस्वी जैन ग्रंथों के प्रणेता जो है हरिभद्र सूरी, जैनभद्र सूरी का नाम सुना होगा, इनका ये कालक्रम रहा है। ठीक है भाई। 613 ईस्वी की बात करें तो सिंध में अरब अटैक होता है, हमने बात करी थी। 612 में कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? सिंध पे आक्रमण करा था और वहां के राजा दाहिर को हरा दिया था और उत्तर पश्चिम में भारत के क्या कर दिया था? अरब शासन की स्थापना कर दी थी 613 में। ये हमने मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत ही यहीं से करी हुई, तो आप चाहे तो देख सकते हैं उसको। ठीक है। 725 से 752 ईस्वी के आसपास कन्नौज के शासक जो है यशोवर्मन, इनका शासनकाल हो जाता है और फिर लड़ाई कन्नौज को लेके हो जाती, त्रिपक्षीय युद्ध हो जाता है। 736 ईस्वी में दिल्ली नगर की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा? तोमर वंश के द्वारा होगी यहाँ पे। ठीक है। सो दिल्ली की स्थापना हो जाएगी। 743 ईस्वी में तिब्बत में लामा, ये लामा आप आजकल देखते होंगे, तो वो लामा धर्म का उत्थान हो जाता है। 743 में तिब्बत में लामा धर्म स्टार्ट हो जाता है। 750 ईस्वी की बात करें तो पाल वंश की स्थापना यहाँ पे बंगाल में हो जाती है। किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा। ठीक है भैया। गोपाल पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। बंगाल में पाल वंश की स्थापना होती है। 753 में दंती दुर्ग के नेतृत्व में बरार में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती। किसकी होती है? राष्ट्रकूट। तो भैया पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश। ठीक है। प्रतिहार वंश अभी 757 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने कीर्ति बर्मन द्वितीय को पराजित करके बादामी के चालुक्य वंश का अंत कर दिया था। नीचे जो चालुक्य वंश चल रहा था उन्हीं की जगह तो कौन आए थे? राष्ट्रकूट वंश आ गया था पूरा। पश्चिम में, पूर्व में कौन चलो तो बंगाल के पाल, पश्चिम में कौन आ जाएगा? गुर्जर प्रतिहार वंश आ जाएगा। तो ये तीनों आपस में कन्नौज को लेके लड़ते हैं। किसको? कन्नौज राजधानी थी उस समय उत्तर भारत की, उसको लेके लड़ाई करते हैं। 300 सालों तक त्रिपक्षीय युद्ध चलता रहता है और ये लोग मिलके मारते थे। अगर कोई विदेशी आक्रमण आता था तो वहां लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, उनसे बचाव कर रहे थे, लेकिन आपस में लड़ रहे थे। 300 सालों तक लड़ाई में हुआ ये कि ये आपस में लड़ते रह गए और किसी ने ढंग से साम्राज्य कर नहीं पाया, खुद की शक्ति को कम किया और फाइनली ये खत्म हो जाते हैं। तीनों राजवंश समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो भैया ये है, और मुझे लगता है इसके साथ ही पूरा प्राचीन भारत जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।